हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनल अपने बेटे मानव का रिश्ता लेकर मणिलाल के घर जाती है। तभी मणिलाल की पत्नी कुंती कहती है, जी देखिए बहन जी, मेरी है जुड़वा बेटियां, एक संध्या तो दूसरी वंध्या। हम दोनों में से एक की भी शादी आपके बेटे से नहीं कर सकते। पर क्यों बहन जी, मेरा बेटा अच्छा कमाता है, घर भी अच्छा है, फिर क्यों? दरअसल बात ये है कि हमारी बेटियों की शादी एक ही घर के लड़के से होनी है। बहुत समय पहले जब हमने अपनी बेटियों की कुंडली बनवाई थी, तभी पंडित जी ने हमें बताया था कि अगर इन दोनों बहनों की शादी अलग अलग घर में कर दी तो दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगी। और फिर बहन जी, आप तो जानती ही हैं, बच्चों की खुशी से बढ़कर माता पिता के लिए क्या ही होता है। इसलिए रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन ये सच जानकर सभी वापस मुड़ गए और मुझे पता है कि आप भी ना कहकर ही चली जाएंगी। पर मैं तैयार हूँ। मैं अपने बेटे मानव की शादी आपकी दोनों बेटियों से करवाऊंगी। अब आप जरा अपनी बेटियों से तो मिलवा दीजिए। सोनल की बात सुनकर मणिलाल और कुंती खुश हो जाते हैं। कुंती जल्दी से अपनी दोनों बेटियों संध्या और वंध्या को बुला कर ले आती है। दोनों ही बहनें एक समान रूप वाली, कद काठी वाली थी। सोनल और मानव उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सोनल उन दोनों बहनों को शगुन की चिन्नी उड़ाकर नेक देती है और रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही महीनों में संध्या और वंध्या की शादी बड़ी ही धूमधाम से मानव से हो जाती है। दोनों बहनें अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सोनल रसोई में जाती है, जहां संध्या और वंध्या दोनों ही काम कर रही थी। तभी सोनल मन ही मन में सोचती है, ओहो, अब क्या करूं? इन दोनों को तो एक साथ देखकर मैं बहुत पागल सी हो जाती हूँ कि कौन संध्या है और कौन सी वंध्या। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा तो काम कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे, तभी बात बन पाएगी। एक काम करती हूँ, हाँ यही सही रहेगा। कुछ सोचकर सोनल अपने कमरे में जाती है और सफेद और काले मोतियों की दो अलग अलग माला लेकर आती है और उन दोनों बहुओं को आवाज देती है, संध्या बहू, वंध्या बहू, यहाँ आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? क्या काम है माँ जी? देखो बेटा, बुरा मत मानना, पर तुम दोनों एक जैसी हो, जिस वजह से हर कोई तुम दोनों में धोखा खा जाता है। इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ये मोतियों की माला लेकर आई हूँ। संध्या, ये सफेद मोतियों की माला तेरे लिए, और वंध्या, ये काले मोतियों की माला तेरे लिए। इससे तुम दोनों के बीच का अंतर पहचान में आ जाएगा। जी माँ जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर दोनों अपनी अपनी माला गले में पहन लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, जहाँ संध्या मानव के बहुत करीब थी, तो वहीं वंध्या को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो मानव की दूसरी पत्नी बनकर खुश नहीं थी, उसे अपना अलग घर चाहिए था। ऐसे ही एक रात मानव वंध्या के पास जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। तभी वंध्या बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कैसा मजाक कर रही हो? पति हूँ मैं तुम्हारा, अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूँ। प्यार करना है तो संध्या के पास जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब तुम्हारा? अब वो मेरे कहने का मतलब है कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं आराम करना चाहती हूँ। आज रात आप संध्या के पास चले जाइए। क्या हुआ, दवाई ली तुमने? जी जी, मैंने दवाई ले ली है, बस सर में थोड़ा दर्द था। आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। वंध्या किसी तरह से झूठे मूठे बहाने लगाकर मानव को अपने कमरे से बाहर भेज देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, जहाँ एक तरफ संध्या और मानव की नजदीकियां बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ वंध्या फेसबुक के जरिए नकुल नाम के लड़के के संपर्क में आती है और उससे बातें करने लगती है। ऐसे ही एक शाम संध्या वंध्या के पास जाकर कहती है, वंध्या, क्या बात है? आजकल मैं देख रही हूँ तुम किसी से बात नहीं करती, सारा दिन बस अपने कमरे में बैठी फोन चलाती रहती हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मुझे क्या होगा? तुम्हारे और मानव जी के बीच में सब ठीक तो है ना? देखो संध्या, मैं सीधी साफ बात कहती हूँ, हम जुड़वा बहनें हैं। हमारा रंग रूप आवाज भले ही एक जैसा हो, लेकिन हम दोनों का दिल दिमाग एक जैसा नहीं है।
भले ही तुम इस शादी से खुश हो, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है कि हम जुड़वा बहनों का एक ही पति है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो वंद्या। देखो संध्या, शादी और पति को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे जो किस्मत से पूरे नहीं हो पाए, और हम दोनों को एक ही पति मिला। मानव जी बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, बस मैं इन सब में खुश नहीं हूँ। मुझे मेरा अलग पति और अलग परिवार चाहिए। पर वंद्या, तुम जानती हो ना हम दोनों साथ क्यों हैं? जानती हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं पाती हूँ। और हाँ संध्या, एक बात और सुन लो, आज तक मेरे और मानव जी के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बना और ना ही कभी बनेगा। इतना कहकर वंध्या वापस से फोन में लग जाती है। अपनी बहन के जज्बातों को समझते हुए संध्या भी उसे कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। वंध्या अब छुप छुप कर नकुल से मिलने भी लगती है। वंध्या नकुल को अपनी और मानव की शादी की सारी सच्चाई बताती है। ऐसे ही एक शाम जब संध्या और वंध्या हॉल में बैठी होती हैं, तभी वहाँ पर सोनल आती है और कहती है, बहू, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी बेटा। जी माँ जी, कहिए। बेटा, मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे एक नहीं 2 बहुएं मिली है और दोनों ही बहुत गुणी हैं। अब बस बेटा, मुझे तुम दोनों पोता पोती का सुख भी दे दो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की गोद भराई एक साथ हो। जब तुम दोनों ही जुड़वा हो तो सब कुछ एक साथ ही कर लेते हैं ना। माँ जी, ये क्या बात हुई? जुड़वा है तो इसका मतलब एक साथ माँ बनना भी जरूरी है। अरे बेटा, कितना अच्छा लगेगा, तुम दोनों के बच्चे एक साथ बड़े होंगे, एक साथ तुम दोनों की गोद भरेगी। माँ जी भूलो मत, जुड़वा बहने हम दोनों हैं, आपका बेटा सिंगल ही है। वंद्या आराम से। माँ जी, वंद्या के कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है बहू, बस अब तो तू मुझे पोता या पोती दे दे। इतना कहकर सोनल वहाँ से चली जाती है। तो वहीं वंध्या भी गुस्से में बुरा सा मुंह बनाकर घर से सीधा नकुल के पास जाती है, जिसके बाद वो नकुल को सारी सच्चाई बताती है। नकुल वंध्या को समझाता है और उसे गले से लगा लेता है और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। कुछ वक्त बाद संध्या को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये खुशखबरी घर में सभी को दे रही होती है। तभी वहाँ पर वंध्या आकर कहती है, संध्या, तुम ही नहीं, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। इस घर में एक नहीं 2 खुशखबरी आने वाली है। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी दोनों बहुओं की गोद भर दी एक साथ। जी माँ जी। वंद्या, तुम मेरे साथ चलो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर संध्या वंध्या को अपने रूम में ले जाती है और बोलती है, वंद्या, ये सब क्या है? किसका बच्चा लेकर घूम रही हो तुम? क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और मानव जी के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर ये? संध्या इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर मानव, नकुल, सोनल और संध्या वंध्या के माता पिता साथ में आते हैं और मानव कहता है, वंध्या, माफ करना, तुम्हें बताया नहीं, पर मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी बहन की सारी बातें सुन ली थी और फिर मैं नकुल से मिला। नकुल एक बहुत अच्छा लड़का है और वंध्या को बहुत प्यार भी करता है और ये बच्चा भी नकुल का ही है। वंध्या, मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, तुम्हारी खुशी नकुल है और हम सब तुम्हें तुम्हारी खुशी देना चाहते हैं। जरूरी नहीं किस्मत का लिखा सब सच हो, क्योंकि किस्मत हमारे बनाने से ही बनती है। शुक्रिया मानव जी, आप बहुत अच्छे हैं। और माँ जी आप भी, आप सबसे झूठ बोलना पड़ा उसके लिए माफी चाहती हूँ। सभी लोग वंध्या को माफ कर देते हैं और फिर खुशी खुशी नकुल और वंध्या की शादी हो जाती है। 9 महीने बाद दोनों ही बहनें सुंदर बेटों को जन्म देती है और अलग अलग घर में होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहती हैं। अनामिका को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था खट्टा खाना, जैसे नींबू भुजिया, गोलगप्पे का पानी, खट्टी भेलपुरी इत्यादि जैसी खट्टी चीजों का उसे बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति रोहन के साथ बाजार जाती है। तभी अनामिका की नजर एक चाट स्टॉल पर जाती है और वो रोहन से बोलती है, सुनिए जी, मुझे पापड़ी चाट खानी है, वो भी खट्टी सी। यार तुम कितना खट्टा खाती हो, तुम्हारे दांत खट्टे नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं, मुझे खानी है तो बस खानी है, पैसे दो। ठीक है खा लो, ये लो पैसे। रोहन से पैसे लेकर अनामिका जल्दी से चाट स्टॉल पर जाती है और एक खट्टी सी पापड़ी चाट की प्लेट रेडी करवाती है और मजे लेकर खाती है।
जिसके बाद अनामिका खुद से बोलती है, वाओ क्या मजा है खट्टा खाने में, चेहरा एकदम खिल जाता है और आंखों में चमक आ जाती है। सुनिए ना, एक बार आप भी खाइए ना, मजेदार है। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मैंने अपने लिए दूसरी प्लेट बनवा ली है, मैं वही खाऊंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी चाट पापड़ी का मजा लेते हैं। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। तभी अनामिका की सास रेवा बोलती है, अरे बहू, सारा दिन बाजार में बिताकर आ गई, क्या बात है, घर का काम नहीं करना था क्या? माँ जी, रोहन जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करो, और कुछ हुआ तो आप लोग संभाल लेना, ठीक है? अब आप लोग बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से रसोई में चली जाती है और खाना बनाते बनाते उसका फिर से खट्टा खाने का मन करता है और वो स्लैब से एक डब्बा उठाती है जिसमें आम की सूखी खटाई रखी हुई थी। अनामिका जल्दी से खटाई निकालकर खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, हाय ये खटाई तो खट्टी चाट से भी अच्छी है, एक काम करती हूँ, दाल में डाल देती हूँ, अच्छी दाल बनेगी खट्टी सी। ऐसे ही खटाई खाते खाते अनामिका दाल चावल बनाती है और दाल में ढेर सारी आम की सूखी खटाई को डाल देती है और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही रेवा दाल चावल का पहला चम्मच मुंह में डालती है, वो अजीब गरीब मुंह बनाकर बोलती है, बहू ये क्या बनाया है, और तूने दाल में खटाई डाली है या खटाई में दाल डाली है? क्या हुआ माँ जी, ज्यादा खट्टी हो गई क्या? हाय, मेरे सारे दांत खट्टे हो गए और तू पूछ रही है कि ज्यादा खट्टी है या नहीं? माँ जी सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई। देख बहू, तुझे खाना है खट्टा तो तू खा, पर मुझे और रोहन को मत खिला ये सब, और ये दाल तू ही खा, क्योंकि ये मैं और मेरा बेटा तो नहीं खा सकते। माँ जी बस 10 मिनट दो, मैं कुछ और बना कर लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, तू आराम से बैठकर खा अपने ये खट्टे दाल चावल, मैं अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बना लूंगी। इतना कहकर रेवा रसोई में जाती है और अपने लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, साथ ही अनामिका का खट्टा खाना भी अब बढ़ने लगा था। अब वो दाल चावल सब्जी और हर चीज में ही खट्टाई खाने लगी थी। ऐसे ही एक शाम रेवा अनामिका को आवाज देती है और बोलती है, बहू जरा मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय ले आ, बड़ा मन कर रहा है पीने का। जी माँ जी, लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनामिका रसोई में जाती है और कुछ ही देर में 2 कप चाय बनाकर ले आती है और साथ ही एक कटा हुआ नींबू भी लेकर आती है, जिसे देखकर रेवा बोलती है, वाह क्या बात है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, अब तू दूध वाली चाय में भी नींबू डालकर पिएगी, अरे अंदर से बम की तरह फट जाएगी। माँ जी कुछ भी मत बोलो, दूध वाली चाय तो आपके लिए है, मेरे कप में देखो, इसमें तो काढ़ा है जिसमें मैं लेमन डालकर लेमन टी पीऊंगी। अरे मोरी मैया, सींग मारे गैया, बहू तो भरी जवानी में पागल हो गई है। अरे अब खट्टा खाने के चक्कर में तूने चाय भी खट्टी कर ली, कल को तू हमें भी खट्टा मीठा मत कर देना। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, इस चाय को पीने से हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, पेट भी साफ होता है। पेट का तो नहीं पता मुझे, बस मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं कल को तेरे होने वाले बच्चे भी नींबू और इमली की शक्ल के ना निकले। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या गंदे गंदे मजाक करती हैं आप भी, चाय पीजिए और मजे लीजिए। अनामिका की बात सुनकर रेवा आराम से चाय पीने लगती है और दिन बीतते जाते हैं, पर रेवा की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन अनामिका को खट्टा खाने की तलब लगती है और वो जल्दी से रसोई में जाकर खटाई का डब्बा चेक करती है, लेकिन वो खाली होता है। जिसके बाद वो कच्ची कैरी खाने के लिए फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज में भी कोई कैरी नहीं होती और ना ही कोई खट्टा फल होता है। ये देखकर अनामिका खुद से बोलती है, हाय अब मैं क्या करूं, घर में कुछ भी खट्टा खाने को नहीं है, माँ जी भी घर पर नहीं है, अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती और रोहन जी को आने में भी टाइम लगेगा, मैं क्या करूं, मुझे खट्टा खाना है। एक आइडिया है। इतना सोचकर अनामिका और जल्दी से आमचूर का डब्बा खोलकर उसमें से चम्मच भरकर अमचूर खाने लगती है और देखते ही देखते वो अमचूर का पूरा डब्बा खाली कर देती है और बोलती है, ये खट्टा तो मेरे लिए नशा सा हो गया है, नहीं मिलता तो मन बेचैन सा हो जाता है,
अब राहत मिली। इनको फोन कर देती हूँ, मेरे लिए आते हुए कच्ची कैरी और इमली और कुछ और भी खट्टी चीजें ले आएंगे। ऐसे ही अनामिका रोहन को कॉल करती है और कुछ देर बातें करके वो फोन रख देती है। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी अनामिका के पेट में तेज के दर्द होता है और वो नींद से उठकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और फ्रेश होकर आती है। वो वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगती है कि तभी उसके पेट में फिर से दर्द होता है और वो फिर से वॉशरूम भागती है। ऐसे ही अनामिका की पूरी रात हाथ धोने और वॉशरूम के चक्कर लगाने में ही निकल जाती है और सुबह हो जाती है तो रोहन देखता है कि अनामिका जमीन पर बेहोश पड़ी है और रोहन उसे उठाते हुए बोलता है, अनामिका, अनामिका, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना अनामिका। रोहन के बार बार उठाने पर भी अनामिका को होश नहीं आता, जिसके बाद रोहन और रेवा जल्दी से अनामिका को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर अनामिका का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद वार्ड से बाहर आते हैं। तभी रोहन बोलता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? क्या हुआ उसे? जी, आपकी वाइफ की बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। शायद रात भर उनका पेट खराब रहा है, जिस वजह से उनको वोमिटिंग और लूज मोशन हुए। उन्होंने कुछ तो ऐसा जरूर खाया है जिस वजह से उनकी ये हालत है। अब हमें उनके होश में आने का वेट करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अगर हम तुझे समय पर हॉस्पिटल ना लाते तो आज कुछ भी हो सकता था। माँ जी, रोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं समझ गई हूँ कि किसी भी चीज की लत बुरी होती है। अब से मैं खट्टा बहुत कम खाया करूँगी। रेवा और रोहन दोनों ही अनामिका को माफ कर देते हैं और कुछ दिन बाद अनामिका स्वस्थ होकर अपने घर आती है और हर चीज को हिसाब से खाना शुरू करती है। दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठी कोमल रो रही होती है और कोमल की माँ रीमा उसे तैयार कर रही होती है। कोमल एकदम शांत बैठी थी। उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरे जा रहा था। तभी रीमा कोमल के आंसू पोंछते हुए बोलती है, कोमल, मेरी बच्ची, रो मत। तुझे जिसका इंतजार है वो नहीं आएगा। वो तुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। नहीं माँ, मेरा दिल ये बात नहीं मानता। राम ने मुझसे वादा किया था। उसने कहा था मेरे प्यार का इंतजार करना, वो आएगा। मैं किसी से और से शादी नहीं कर सकती माँ, मैं बस राम की हूँ। उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। वो आएगा माँ, आज उसे आना ही होगा। मेरा इंतजार आज पूरा हो जाएगा। रीमा कोमल को तैयार करके उसे मंडप तक ले जाती है और पंडित जी मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं और फेरों के लिए जलाई हुई पवित्र अग्नि को देखकर कोमल अपने गुजरे पलों को याद करने लगती है, जब वो उससे पहली बार बुक फेयर में मिली थी। कोमल अपनी सहेलियों के साथ बुक फेयर देखने के लिए जाती है, जहां वो कई तरीके की रोमांचक बुक्स देखती है। तभी उसकी नजर एक किताब पर जाती है जिसका शीर्षक मेरे अधूरे सपने था। जैसे ही वो इस किताब को लेने के लिए हाथ आगे करती है, तभी एक राम नाम का लड़का उस किताब को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद कोमल उसे रोकते हुए बोलती है, जी सुनिए, रुकिए, आप ये बुक नहीं ले सकते। जी, क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि ये बुक मुझे चाहिए। आप दूसरी बुक ले लो, यहाँ पर और भी बहुत सारी किताबें हैं, ये मुझे दे दो। ओह, पर ये बुक तो नहीं कह रही कि इसको आपके पास जाना है। कैसा मजाक करते हो? भला किताबें भी बोलती हैं क्या? लाइए, मुझे दीजिए। पर मैडम, ये इस बुक की लास्ट कॉपी है जो बड़ी मुश्किल से मिली है। स्टॉक आउट हो गया है इसका। अब ये मैं आपको नहीं दूंगा, सॉरी। कोमल उदास सा चेहरा बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी राम उसे आवाज देकर रोक लेता है और बोलता है, सुनिए, एक काम करो, आप ये बुक ले लो और आराम से पढ़ लो। साथ में मेरा नंबर भी ले लो। जब आप ये बुक पढ़ लोगी तो मुझे फोन करके लौटा देना। आइडिया अच्छा है। ठीक है, ये लीजिए मेरा फोन, इसमें अपना नाम और नंबर ऐड कर दीजिए। जी जी, ठीक है, ये लीजिए, कर दिया है। राम नाम है मेरा। जी, मेरा नाम कोमल है, मैंने मिस कॉल किया है, आप भी ऐड कर लेना नंबर। इतना कहकर कोमल मुस्कुराती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है और आराम से किताब पढ़ने लगती है। 10 दिन बीत जाते हैं और कोमल उस किताब को पूरा पढ़ लेती है, जिसके बाद वो राम को कॉल करके कॉफी कैफे डे में बुलाती है।
राम कोमल के बताए हुए टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ आता है और कोमल उससे बोलती है। क्या बात है, समय के काफी पाबंद है आप। 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं किया आपने आने में। एक आर्मी मैन कभी भी लेट नहीं होता कोमल जी। ओह वाह, आप फौजी हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए बैठिए। तो पढ़ लिया आपने किताब? जी जी, पढ़ ली। बहुत अच्छी है, काफी कुछ है इसमें सीखने को। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। राम और कोमल की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और एक दिन राम कोमल से बोलता है। कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है। बस 7 दिन रह गए हैं मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि ये 1 हफ्ता मैं बस तुम्हारे साथ बिताऊं। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ राम। 7 दिन क्या, मैं तो 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। कोमल, हम शिमला घूमने जा रहे हैं। इतना कहकर राम कोमल को हक के लेता है। अगले दिन दोनों अपने शहर से शिमला के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर दोनों स्नोफॉल का मजा लेते हैं। इसी के साथ वो शिमला की कई फेमस जगह पर भी जाते हैं, जैसे माल रोड, क्राइस्ट चर्च, जाखू हिल और समर हिल। और भी वो कई सारी जगह घूमते हैं। ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन जब दोनों शिमला से वापस आने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कोमल बोलती है। राम, मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी जिंदगी है, कितनी नहीं। ये खूबसूरत वक्त फिर मिलेगा या नहीं। मैं तुम्हारे साथ कितना भी वक्त क्यों ना बिता लूं, वो हमेशा थोड़ा ही लगता है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे मेरे वो सारे हक दे दो जो मेरे हैं। मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। कोमल की बात सुनकर राम सिंदूर से कोमल की मांग को भर देता है और उसका माथा चूमता है और फिर उसे प्यार से गले लगाकर बोलता है। कोमल, मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हो सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, वो भी पूरे बैंड बाजा बारात के साथ। बस तुम अपने प्यार, अपने राम का इंतजार करना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, भले ही देर से आना लेकिन आ जाना। कोमल हमेशा राम की थी और उसी की रहेगी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने शहर लौट आते हैं। राम कोमल को अलविदा कहकर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। कोमल भी अपनी माँ रीमा को अपने और राम के रिश्ते के बारे में सब सच बताती है। वक्त बीतता जाता है। राम और कोमल दोनों फोन और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राम कोमल को कॉल करता है और बोलता है। कोमल, बॉर्डर पर आतंकवादियों की घुसपैठ होने की वजह से लड़ाई होने ही वाली है। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे देश की रक्षा भी करनी है और तुमसे किया हुआ वादा भी निभाना है। आई लव यू कोमल, हमेशा मेरा साथ देना। आई लव यू टू राम। तुम पहले देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करो ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा पति कितना बड़ा देश प्रेमी है, और फिर सही सलामत मेरे पास लौटना। मैं इंतजार करूंगी मेरे प्यार का, मेरे राम का। जय हिंद फौजी राम। जाओ और देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। इतना कहकर कोमल कॉल को रख देती है। राम भी बॉर्डर पर लड़ाई की तैयारियों में लग जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कई वीर जवानों की जान चली जाती है। ऐसे ही रीमा हाथ में अखबार लिए कोमल के पास भागी भागी आती है और उस अखबार के अंदर शहीद हुए वीर जवानों के नाम में राम का नाम और तस्वीर देखकर कोमल सुन पड़ जाती है और बोलती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। माँ, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानती। मेरा राम जिंदा है ना माँ, ये खबर झूठी है। राम ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इंतजार अधूरा नहीं रह सकता। यूं ही रोते हुए कोमल बेहोश हो जाती है। कुछ देर में जब उसे होश आता है तो वो फिर राम का नाम पुकारकर चीख पड़ती है और रोना शुरू कर देती है। काफी वक्त बीत जाता है पर कोमल इस सदमे से बाहर नहीं आ पाती। अपने बेटे का ये हाल देखकर और उसका भला समझते हुए रीमा उसकी शादी एक अच्छे लड़के से तय कर देती है और किसी तरह उसे समझा बुझाकर शादी के लिए मना लेती है। पंडित जी फेरों की तैयारियां कर लेते हैं और जैसे ही रीमा फेरों के लिए कोमल का गठबंधन करने लगती है, तभी एक आवाज आती है।
कोमल, क्या तुम अपना वादा तोड़ दोगी? देखो, आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है, मैं लौट आया। राम की आवाज सुनकर कोमल जैसे ही पीछे पलटती है तो राम फौजी की वर्दी पहनकर खड़ा था। कोमल भागती हुई उसके गले लग जाती है और बोलती है, मुझे पता था राम, तुम जरूर आओगे। मेरे प्यार का इंतजार जरूर पूरा होगा। माँ देखो, मेरा राम लौट आया। तुम कहाँ चले गए थे? कोमल, मैं कभी तुमसे दूर गया ही नहीं था। लड़ाई के दौरान मुझे सर पर गहरी चोट लग गई थी, जिस वजह से मैं कोमा में था, पर तुम्हारे प्यार और दुआ की वजह से मैं सही सलामत लौट आया। दोनों का ये प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है और फिर राम अपनी फौजी की वर्दी पहने हुए सजे हुए मंडप में कोमल से शादी करता है और कोमल के प्यार का इंतजार खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।